ईरान में अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में 2400 लोग मारे जाते हैं। फ्रांस में गवर्नमेंट को इंस्टेबल कर दिया जाता है सिर्फ 14 घंटों में। वेनेजुएला के पीएम को रातों रात उठा लिया जाता है और बांग्लादेश की पीएम को 3 घंटे में देश छोड़ना पड़ता है। ये एक पैटर्न है। इंडिया इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बन सकता है। आज मैं आपको जो पैटर्न दिखाने वाला हूं, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया वो आपको कभी नहीं दिखाएगी। तो अगले 5 मिनट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके देश के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए सबसे पहले ईरान को डिकोड करते हैं। आप अपने फोन पर ईरान प्रोटेस्ट करके अगर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी जिसमें आगजनी हो रही है और लोग मर रहे हैं। 28 दिसंबर 2025 एक एक करके तेहरान के सारे बाजार बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। प्राइसेस इतने बढ़ चुके थे। 29 दिसंबर 2025 लोग हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं और जॉब्स की डिमांड करते हैं क्योंकि खाने पीने के दाम इतने बढ़ जाते हैं। 30 दिसंबर 2025 को ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। पहले 36 लोगों को गोलियां लगती है, फिर 100 लोग और फिर 500 लोग। सरकारी आंकड़े के अनुसार 2400 लोग मारे जाते हैं और 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है ईरान में क्या प्रॉब्लम है? वहां की डाउनसाइज होती इकोनॉमी या वहां पर डिक्टेटरशिप? जवाब है दोनों ही नहीं। अब मैं आपको असली रीजन बताता हूं। जून 2025 में ईरान पर यूएस और इजराइल दोनों मिलकर वहां की न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करते हैं। सितंबर 2025 में ईरान पर सैंक्शन लगा दी जाती है। नवंबर में ईरान की इकोनॉमी 60% से डाउनसाइज कर दी जाती है। दिसंबर में अचानक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये सब रैंडम नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ईरान के ऑयल रिजर्व्स जो 208 बिलियन बैरल के हैं और ये ईरान को 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व का कंट्री भी बनाता है और यूएस को इन्हीं पर अपना हक चाहिए। अगर आपको ये सब नया लग रहा है तो ये 73 साल पुरानी यूएस की प्लेबुक है। 1953 में भी ईरान के डेमोक्रेटिकली चुने हुए पीएम को यूएस ने इसलिए बदल डाला था क्योंकि उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था और उन्हें हटाकर एक डिक्टेटर शाह को ईरान की गद्दी दे दी गई जो यूएस फ्रेंडली थे, लेकिन उन्होंने ईरान की ऑयल रिजर्व पर यूएस को हक दे दिया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट सिर्फ ऑयल के लिए हैं और ये यूएस की पुरानी प्लेबुक है। आइए अब ईरान के बाद फ्रांस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पेरिस, जिसे लाइट का और चमक दमक का शहर माना जाता है, 31 दिसंबर 2025 सेलिब्रेशंस चल रहे थे और अचानक 1171 कारों में आग लगा दी जाती है। 505 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फ्रांस, जो G7 का मेंबर है और एक स्टेबल कंट्री माना जाता है, उसमें अचानक क्या होता है? आइए इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन को री इलेक्ट किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ, लेकिन उसके बाद से अब तक 5 प्रधानमंत्रियों को चेंज कर दिया जाता है। मतलब फ्रांस की पॉलिटिक्स को कोई जानबूझकर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये कंट्री जो फ्रांस को डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है? सितंबर 2025 में फ्रेंकोइस बायरू, जो वहां के पीएम थे, उन्हें कॉन्फिडेंस वोट में हरा दिया जाता है। अक्टूबर 3 को सेबेस्टियन लिनारू को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन सेम डे ही 3 अक्टूबर को ही वो रिजाइन कर देते हैं। ये फ्रांस का किसी भी प्राइम मिनिस्टर का अब तक का शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था, लेकिन सेम डे रीअपॉइंट होता है। फ्रांस अभी तक 7 ट्रिलियन यूरोस के डेट में है। क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया जाता है और बजट क्राइसिस गवर्नमेंट फेस कर रही होती है। ओवरऑल गवर्नमेंट को भी कोलैप्स कर दिया जाता है। लेकिन फ्रांस तो स्टेबल था और एक अमीर कंट्री था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ्रांस में ये सब प्रॉब्लम्स आई? आइए अब यूएस की उस प्लेबुक को समझते हैं जिसमें फ्रांस की गवर्नमेंट को गिराया गया। फ्रांस और यूएस में मेजर कॉन्फ्लिक्ट है नेटो की लीडरशिप को लेकर। जब रशिया ने फ्रांस में सैंक्शंस लगाए तब यूएस ने कहा कि आप रशिया से दूर रहिए, लेकिन फ्रांस ने अपने गैस के बिजनेस को बचाने के लिए रशिया से अपने रिलेशन नहीं तोड़े। वहीं चाइना के बारे में भी फ्रांस ने कहा कि हम डिसीजन अपने आप लेंगे। जब यूएस ने फ्रांस से उनके इक्विपमेंट खरीदने को कहा तो फ्रांस ने कहा कि हमारी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री है और ये सब डिसीजन हमारी डिफेंस इंडस्ट्री लेगी। तो मतलब हर बार यूएस और फ्रांस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे और यही कॉन्फ्लिक्ट एक दिन उनके सडन गिरावट का भी कारण बने।
यूएस ने फ्रांस में अचानक इकोनॉमी को गिराया, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई और इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ कि फ्रांस अपने ही मुद्दों में फंसकर रह गया और नेटो की लीडरशिप यूएस के हाथों में आ गई। तो जहां ईरान को ऑयल के लिए गिराया गया, वहीं फ्रांस को पावर के लिए गिराया गया। लेकिन एक अभी भी बाकी है। अब तीसरी गवर्नमेंट कोलैप्स मतलब बांग्लादेश की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2024 में ढाका में यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहे थे और तभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जॉब्स की 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को मिलेगी। मतलब सोचकर देखिए कि आप पूरी रात मेहनत करेंगे, लेकिन आपकी फैमिली ने वॉर लड़ी है कि नहीं लड़ी, ये डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। मतलब मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लाखों स्टूडेंट सड़कों पर आते हैं और शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिटेलिएट करती है और सैकड़ों बच्चे पुलिस की गोलियों से मारे जाते हैं। और इसके बाद प्रोटेस्ट और तेज होते हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपना देश छोड़कर इंडिया भागना पड़ता है। आइए समझते हैं इसके पीछे यूएस का क्या मोटिव था। इसके पीछे मेजर मोटिव था शेख हसीना गवर्नमेंट का इंडिया फ्रेंडली होना। साथ ही साथ शेख हसीना की गवर्नमेंट चाइना फ्रेंडली भी थी। BRI कॉरिडोर को चाइना बना रही थी बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश के थ्रू होते हुए चाइना से जोड़ने के लिए, जो यूएस को पसंद नहीं आया और रातों रात इस गवर्नमेंट को गिराया गया ताकि उनके फ्रेंडली पीएम को चुना जा सके और यूएस अपना कंट्रोल बांग्लादेश में ले सके। तो जहां ईरान को ऑयल के लिए गिराया गया, फ्रांस को पावर के लिए, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को गिराया गया उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेकर, क्योंकि एशिया में यूएस अपना अधिकार चाहता था और अगर चाइना फ्रेंडली और इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश में रहती तो यूएस को यहाँ पर लोकेशन नहीं मिल पाती। अब एक एग्जाम्पल और बचा है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जहां पर 2 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्वर को लेकर होता है और नेक्स्ट डे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रात को सोते हुए उनके बेडरूम से उठा लिया जाता है और न्यूयॉर्क लेकर जाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण था वेनेजुएला में प्रेजेंट 303 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व्स। मतलब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी विल रन वेनेजुएला स्पेशली द ऑयल सेक्टर। मतलब ऑयल के लिए ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया। मतलब यूएस को जिस कंट्री से जो चाहिए होता है उसके लिए वो गवर्नमेंट गिरा दी जाती है, वहां पर तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते हैं, इकोनॉमी में सैंक्शन लगाकर इकोनॉमी को क्लैप्स किया जाता है। तो ये पूरा एक पैटर्न है जो हर देश में दिखाई पड़ता है और हो सकता है भविष्य में ये इंडिया में भी दिखाई पड़े। कुछ इसी तरह के इंसिडेंट इंडिया में भी हो रहे हैं। जब रशिया के ऑयल को लेकर इंडिया ने यूएस की नहीं मानी या ईरान से इंपोर्ट किए तो यूएस ने इसको रिटेलिएट किया और इंडिया पर टैरिफ्स भी लगाए हैं। लेकिन इंडिया एक बड़ी कंट्री है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इंडिया है, जिसे गिराना इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया की पब्लिक समझदार है और आने वाले समय में अगर ये समझदारी बरकरार रही तो यूएस के ये नैरेटिव फेल होते दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।